मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। क्रिया कारणम कारकम, यहाँ तक चर्चा हुई है। कारक का लक्षण करते करते क्रिया कारणम कारकम यहाँ तक हम पहुँचे थे। पूर्व पाठ में इसका विस्तार से वर्णन किया गया था और उसमें यह बताया गया था कि क्रियाजनकम कारकम, इस लक्षण में जो जनक शब्द है उसका अर्थ कारण है और कारण के विषय में कुछ विशेष चर्चा इस पाठ में करनी है। कारण किसको कहते हैं, यह जब प्रश्न हुआ तो उसका समाधान दिया गया कि जो कार्य की उत्पत्ति से पहले नियत रूप से, निश्चित रूप से स्थित रहता है उसको कारण कहते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, अर्थात कार्य की उत्पत्ति से, निष्पत्ति से पहले जिसकी स्थिति नियत होती है, निश्चित होती है, वही उस कार्य का कारण कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्य किसको कहेंगे, यह भी एक प्रश्न है। तो कार्य का सामान्य अर्थ हुआ जो भी उत्पादित हो रहा है, जो भी पैदा हो रहा है, जो भी जन्य है, जिसको निष्पन्न किया जा रहा है, वह सब कार्य है। कार्य का लक्षण भी बताया गया है, प्राग भाव प्रतियोगी कार्यम। प्राग भाव का जो प्रतियोगी होता है उसको कार्य कहते हैं। अब यह प्राग भाव क्या है, तो इस पर बोलने से विषयांतर होगा, अतः अभी इसका आगे स्पष्टीकरण किया जाएगा प्राग भाव इत्यादि के बारे में। अभी इतना समझना चाहिए कि जो भी उत्पादित है, जो भी जन्य है, जिसका भी निर्माण किया जा रहा है, वह सब कार्य है। जैसे घट है, घट को कुम्हार बनाता है तो कुम्हार के द्वारा घट बनाया जा रहा है, तो घट भी एक कार्य है। इसी प्रकार से जो भी उत्पादित होता है वह सब कार्य होता है। तो यह कार्य हुआ और कारण क्या हुआ, उस कार्य से पहले जिसकी स्थिति निश्चित रूप से है वह उसका कारण बनेगा। जैसे घट को हमने कार्य के रूप में लिया तो घट का कारण कौन होगा, तो मिट्टी होगी, क्योंकि अगर घट की निष्पत्ति से पहले, घट को बनाने से पहले मिट्टी न हो तो घट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो घट को बनाने, घट का मतलब होता है घड़ा, जिसको हिंदी में घड़ा कहते हैं। तो घड़े को बनाने के लिए हमको निश्चित रूप से मिट्टी की आवश्यकता है। तो जब तक घड़े की निष्पत्ति से पहले हमको मिट्टी नहीं मिलेगी तब तक हम घड़े का निर्माण नहीं कर सकते। तो मिट्टी जो है वह घट के प्रति कारण है, क्योंकि उसमें घट रूपी कार्य से नियत पहले रहने वाली वह मिट्टी है। इस प्रकार से मिट्टी कारण हो गई और घट कार्य हो गया। अब इसी परिप्रेक्ष्य में इस लक्षण पर विचार करते हैं कि क्रिया कारणम कारकम, यहाँ तक हम पहुँचे थे। क्रिया का जो कारण है उसको कारक कहते हैं। तो क्रिया यहाँ पर कार्य है और कारण से किसको लेंगे, तो कारण से कारक को लेंगे। क्रिया कार्य है और कारण जो होगा वही कारक होगा। अब यहाँ पर कुछ विशेष बातें हैं जो समझनी चाहिए। जैसे क्रिया कारणम कारकम, यह जब लक्षण बना तो इसमें क्रिया हो गई कार्य। क्रिया चूंकि कार्य है इसीलिए उसमें कार्यता रहेगी। क्रिया कार्य है इसीलिए क्रिया में कार्यता रहेगी। यह वस्तु स्थिति है, यह अनुभव सिद्ध बात है कि जैसे मानव है तो मानव में मानवता, बालक है तो बालक में बालकता, छात्र है तो छात्र में छात्रता। इसको हम त्व प्रत्यय से भी कह सकते हैं, मानव में मानवत्व, छात्र में छात्रत्व, बालक में बालकत्व। ये उनमें रहने वाला एक धर्म है। तो क्रिया यहाँ पर कार्य है तो क्रिया में कार्यता रहेगी, यह निश्चित बात है, यह वस्तु स्थिति है, स्वभाव सिद्ध बात है कि क्रिया है तो क्रिया कार्य है तो उसमें कार्यता रहेगी। तो क्रिया कार्य है
और कार्य में कार्यता रहती है। यह तो वस्तु स्थिति हो गई। अब इसी को अगर संस्कृत में कहें तो क्रिया में कार्यता है, क्रिया में कार्यता है। तो ये जो बीच में मैं आ रहा है हिंदी में मैं, इसके लिए संस्कृत में निष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया में कार्यता है, इसको बोला जाएगा क्रियानिष्ठ कार्यता। इस प्रकार से बोला जाएगा। संस्कृत में अगर बोलेंगे तो क्रियानिष्ठ कार्यता, मैं जो था उसको निष्ठ कर दिया हमने, तो क्रिया में कार्यता है, इसको संस्कृत में कहेंगे क्रियानिष्ठ कार्यता। ये तो हो गया इधर। अब क्रिया कारणम कारकम इस प्रकार से लक्षण किया है। क्रिया जनकम, जनक का अर्थ कारण किया, इसलिए क्रिया जनकम का अर्थ हो गया क्रिया कारणम। तो क्रिया का मतलब हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता। अब आगे जनक है, जनक का अर्थ कारण है, तो कारण में कारणता रहेगी। जैसे क्रिया में क्रिया कार्य थी तो उसमें कार्यता रही, उसी प्रकार से कारण में कारणता रहेगी। तो कारण में कारणता है, इसको कहेंगे तो कारण निष्ठ कारणता, इस प्रकार से कहेंगे। तो उधर क्रिया का मतलब हो गया क्रियानिष्ठ कार्यता, जनक का अर्थ हो गया कारण, कारण में रहेगी कारणता, तो उसका हो गया अर्थ, कारण का मतलब हो गया कारण निष्ठ कारणता। तो ये क्रिया जनकम इतने का अर्थ हुआ, क्रियानिष्ठ कार्यता और कारणनिष्ठ कारणता, इतना अर्थ हुआ। अब यहाँ पर जो कार्यता है वह भी एक धर्म है और जो कारणता है वह भी एक धर्म है। दो धर्म यहाँ पर आ गए हैं, एक कार्यता रूपी धर्म, एक कारणता रूपी धर्म। और एक नियम है कि धर्मयोः निरूपितत्व संबंधः, जो दो धर्म होते हैं उनका परस्पर निरूपितत्व संबंध होता है। तो क्रियानिष्ठ कार्यता एक धर्म, कारणनिष्ठ कारणता दूसरा धर्म, इन दोनों में निरूपितत्व संबंध होगा। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में, इन दोनों धर्मों के बीच में निरूपित शब्द का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में निरूपितत्व संबंध होता है। तो इस प्रकार से अर्थ क्या बन गया? क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणनिष्ठ कारणता। इस प्रकार से क्रियाजनकम इतने अंश का अर्थ बन गया। अब क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित जो कारणता है, यह तो हो गया लक्षण। क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता यह लक्षण हो गया। इसका लक्ष्य कौन बनेगा? तो कारक बनेगा। अर्थात क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वाला जो होगा, अर्थात क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जिसमें रहेगी वही कारक कहलाएगा। तो इस प्रकार से क्रिया जनकम कारकम, इसका अर्थ बना क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वत्वम कारकत्वम, यह कारक का लक्षण बनता है। अब इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता, यहां तक तो बात स्पष्ट है, लेकिन आगे वत्वम जोड़ दिया गया। यह वत्वम क्या है? क्योंकि लक्षण जो बोला जा रहा है वह यह बोला जा रहा है क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वत्वम कारकत्वम। कारकत्वम का अर्थ तो स्पष्ट है, कारकत्वम अर्थात कारक का भाव, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो वत्वम जोड़ दिया गया, इस वत्वम का क्या अर्थ है? तो वत्वम के अर्थ पर विचार करना है। तो इस प्रकार से वत्वम के अर्थ पर अग्रिम पाठ में विचार किया जाएगा। अभी जो लक्षण हमारे सामने बन गया है वह कारक का लक्षण बन गया है क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वत्वम कारकत्वम। अब यहाँ पर त्व प्रत्यय जोड़ा गया है, इसमें त्व प्रत्यय का प्रयोग बार बार आ रहा है। तो त्व प्रत्यय के बारे में एक बात ये जान लेनी चाहिए कि त्व प्रत्यय भाव अर्थ में होता है और भाव का अर्थ पारिभाषिक है जो आगे बताया जाएगा। और त्व प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो नपुंसक लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। क्त्वांतम क्लीबम, यह नपुंसक, यह एक लिंगानुशासन का सूत्र है। क्त्वांतम क्लीबम एक वचन है, इस वचन से त्व प्रत्यांत शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। और उसी भावार्थ को बताने के लिए तल प्रत्यय भी आता है और तल प्रत्यांत शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है। तलंतम स्त्रियाम, यह सूत्र है, लिंगानुशासन का सूत्र है तलंतम स्त्रियाम। तो तल प्रत्यांत शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे और त्व प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे।
अब तल प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शब्द नपुंसक लिंग का बन जाएगा या नपुंसक रूपी अर्थ को बताएगा। शब्द भले ही नपुंसक लिंग का चले जाए लेकिन अर्थ पुल्लिंग का भी रहेगा। इसलिए इंद्रो देवता, वायु देवता, तो देवता शब्द है, तल प्रत्यांत है, इसलिए नपुंसक लिंग में चले गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो इंद्र के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता या वायु के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। इंद्रो देवता, देवता शब्द तलंत होने के कारण से स्त्रीलिंग में चले गया, लेकिन पुल्लिंग के लिए भी उसका प्रयोग हो सकता है। तो देवः कहें या देवता कहें तो देवता शब्द इंद्र आदि के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो इस प्रकार से कारण का जो कारक का हमारे पास लक्षण बना है वो अभी ये बन गया कि क्रिया रूपी जो कार्य है उस कार्य की कारणता जिसमें विद्यमान है वह कारक होता है। अब यह क्रिया रूपी कार्य की कारणता 6 तत्वों में मानी गई है, जिनका नाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध कारक की कोटि में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें क्रिया रूपी कार्य की कारणता नहीं मानी जाती है, इसीलिए संबंध कारण की कोटि में नहीं आ पाता, जिस कारण से उसको कारक भी नहीं कहा जाता है। तो अब संबंध कारण की कोटि में क्यों नहीं आ पाता और कारण का जो लक्षण बनाया गया कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम, इसमें भी कुछ परिष्कार अपेक्षित है। और क्रियानिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता वत्वम, इसमें जो वत्वम आया इसमें कुछ विशेष बात है। इन सभी बातों की चर्चा अग्रिम पाठ में की जाएगी।